हेलो स्टूडेंट्स। इस सीरीज में 2 वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं, तीसरी वीडियो है, लास्ट वीडियो है। इसमें हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, है ना। देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें हमें 4 चार्जेस दिए हुए हैं, चारों एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं और ए पॉइंट पे पोटेंशियल हमें बताना है। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। इसमें 4 चार्जेस हमें दिए हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू और ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के अलजेब्रिक सम निकालना और टोटल पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। तो 4 चार्जेस मैं नाम रख लेता हूँ सबके। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं। अच्छा, स्क्वायर की साइड हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2L, यानी कि ये जो डिस्टेंस हुआ ए से कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हो गया हमारा, ये मिड पॉइंट है क्योंकि, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा L और ये 2L। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें हर एक चार्ज का डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। अब ये L है, ये 2L है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं और ये आएगा √5L। बस काम खत्म। टोटल पोटेंशियल चाहिए V total is equal to the algebraic sum of all the potential due to all the 4 charges, V1 plus V2 plus V3 plus V4। तो पहले की वजह से, पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल KQ बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया L। दूसरे की वजह से फिर से KQ बाय L। तीसरे की वजह से K इंटू माइनस क्यू बाय √5L। और ऐसे ही फोर्थ वाले की वजह से K इंटू माइनस क्यू बाय √5L। और ये V आ गया हमारा KQ बाय L प्लस KQ बाय L माइनस KQ बाय √5L माइनस KQ बाय √5L। KQ बाय L इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय √5 माइनस 1 बाय √5, या फिर KQ 2 माइनस 2 बाय KQ बाय L 2 बाय 2√5। 2 को भी कॉमन ले लेते हैं और K को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन से मैच करने के लिए। 2 कॉमन आ गया, 2Q बाय L ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस 1 बाय √5। ये हमारा आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये? सी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये AIPMT 2011 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन गॉस थ्योरम पे बेस्ड है। पहले भी गॉस थ्योरम पे क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूं कि कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। गॉस थ्योरम पे पहले से भी आ चुके हैं, फिर एक क्वेश्चन गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम, इसमें हमें एक स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है। अच्छा, और स्फेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज रख दिया है Q, चार्ज रख दिया है कैपिटल Q। रेडियस इसका R दिया हुआ है। कह रहे हैं अगर रेडियस डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस एक्सप्रेशन में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि
फ्लक्स तो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, है ना। जब रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता तो रेडियस को चाहे डबल कर दो, चाहे ट्रिपल कर दो, चाहे 4 टाइम्स कर दो, चाहे हाफ कर दो, चाहे 1/3 कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स विल रिमेन सेम। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2012 का क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, आया हुआ है। मैंने कहा कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। वैल्यूज बदल गई है, कॉन्सेप्ट वही है। इसमें दो मेटल के स्फीयर्स दिए हुए हैं, दोनों का रेडियस दिया हुआ है, एक का 1 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर। एक के ऊपर चार्ज दिया हुआ है -1 × 10⁻⁻2 कूलाम, और दूसरे के ऊपर चार्ज दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻2 कूलाम। इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो बिगर स्फीयर पे, बड़े वाले स्फीयर पे कितना चार्ज होगा ये पूछा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होता है, और तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, V1 = V2, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो KQ1/R1 = KQ2/R2। K कैंसिल हो गया, और Q1 Q2 का रेशो वही होगा जो R1 R2 का रेशो है। यहाँ रेशो 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि 1:3। तो चार्जेस 1:3 के रेशो में डिवाइड होंगे, और फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट इसको करें तो बिगर Q1 को मैं मान लेता हूँ स्मॉलर, है ही स्मॉलर मानना क्या, क्योंकि रेडियस 1 लिया है हमने, और ये बिगर स्फीयर, बिगर वाले का चार्ज हमें चाहिए, तो Q2 की वैल्यू हमें चाहिए। तो फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला मेथड, Q2 की वैल्यू मतलब रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू टोटल वैल्यू। Q2 का रेशो 3 और सम ऑफ रेशो 1 + 3। टोटल चार्ज हो गया -1 × 10⁻⁻2 + 5 × 10⁻⁻2 कूलाम। ये हो गया हमारा Q2 = 3/4 × 4 × 10⁻⁻2 कूलाम, यानी कि 3 × 10⁻⁻2 कूलाम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए, मजे की बात यह है कि 3 बार रिपीट हुआ। 2008 में आया, 2011 में आया, फिर 2012 में फिर से आया। AIPMT में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? एक कैपेसिटर के बारे में हमें बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E, प्लेट्स के बीच में, डिस्टेंस D है, एरिया A है, एनर्जी स्टोर्ड हमसे पूछी है। और इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व किए हैं क्वेश्चन के अंदर, वो एप्सिलॉन नॉट और ई को इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और परमिटिविटी को इस्तेमाल किया है। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है ½ε0E²। तो एनर्जी हो जाएगी ½ε0E² इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, AIPMT 2012 का क्वेश्चन। फिर से गॉस थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा गया। इस बार क्यूब दिया है, क्यूब की साइड प्रोवाइड की गई है, चार्ज दे दिया हमें, और चार्ज कॉर्नर पे रखा है। पूछ रहे हैं कि फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए, समझ लेते हैं। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री की हेल्प ले लें तो अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, है ना, और सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हैं यूनिट सेल। अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स होते हैं वहां पे, है ना, और वो फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, है ना, और 2-3 टाइप के और होते हैं।
उसी में से एक है। तो वहां कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है कि जो एटम सेल के कॉर्नर पे आ रहा है उसका केवल 1/8 पार्ट ही अंदर लाई करेगा। जैसे यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल है क्यू, तो इसका केवल 1/8 पार्ट ही, ओनली 1/8 पार्ट ऑफ दिस atom will be present inside the cube। ये ध्यान रखने वाली बात है। और गॉस थ्योरम में कई बार मैं आप लोगों को बता चुका, फिर बता रहा हूं। गॉस थ्योरम में हम पढ़ते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अंदर केवल 1/8 पार्ट ही आएगा, 1/8 पार्ट ऑफ क्यू। तो फ्लक्स हमारा Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, AIPMT 2012 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 4 चार्जेस एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं, 2 कैपिटल क्यू की फॉर्म में हैं और 2 स्मॉल क्यू की फॉर्म में हैं। हमें कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिलेशन बताना है जिससे कि सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे नेट पोटेंशियल 0 हो जाए। अच्छा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं दिया गया कि किस ऑर्डर में ये चार्जेस रखे हैं, है ना। तो हम कैसे भी रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, हम कैसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं। मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं समझने के लिए। ये मैंने स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर पे 4 चार्जेस रखने हैं, वी आर फ्री, हम कहीं भी रख सकते हैं, कोई किसी भी चार्ज को कहीं पे भी रख सकते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है इसमें, है ना। अब साइड इसमें दी नहीं है तो हम कुछ भी मान लेते हैं, अपनी तरफ से ले सकते हैं कुछ भी। मान लेते हैं A इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। सेंटर पे चाहिए पोटेंशियल, तो डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है वो सेंटर से ही कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस। इसको मैं मान लेता हूं R। तो ये डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है कि जो डिस्टेंस है R, ये डायगोनल का आधा होगा। तो पहले हमें डायगोनल पता होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए बता दूं, स्क्वायर के लिए डायगोनल जो होता है वो √2 टाइम्स होता है साइड का, यानी कि यहाँ पे √2a हो जाएगा। और R जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, R जो है वो डायगोनल का आधा है, डायगोनल का हाफ है। तो ये √2a/2 यानी कि a/√2 होगा। R की वैल्यू मिल गई। अब टोटल पोटेंशियल V जो होगा, थोड़ी देर पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया हमने, V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होगा, यानी के K। एक बार फिर से डायग्राम बना लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ है ना, चार्जेस जो रखे थे, जो हमें दिए थे, वो -Q माइनस स्मॉल q 2Q 2 कैपिटल Q, इस फॉर्म में थे। तो ले लेते हैं भाई, किसी को भी 1 मान लो, 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। K इंटू माइनस कैपिटल Q बाय A/√2। नेक्स्ट, K इंटू माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय A/√2 प्लस K इंटू 2 स्मॉल q ओवर A/√2 प्लस K इंटू कैपिटल 2Q A/√2। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में वीक होते हैं, इसलिए मैं सारी कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूँ।
ठीक है, जिन बच्चों को आती है वो वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। इसमें से कॉमन ले लेते हैं कुछ भाई, तो ये हो जाएगा हमारा √2 k/a, अंदर रह गया -q प्लस 2q प्लस 2 कैपिटल Q। अब क्वेश्चन में कहा ये पोटेंशियल 0 होना चाहिए, यानी कि इन सब का सम 0 होना चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू √2 k/a, और ये हो गया हमारा q प्लस स्मॉल q। ये वाली जो टर्म है ये इधर आके 0 हो जाएगी, यानी कि q प्लस q इन दोनों का सम 0 हो जाना चाहिए, और कैपिटल Q की वैल्यू माइनस स्मॉल q, या फिर स्मॉल q की वैल्यू माइनस कैपिटल Q। ये हमारा आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये? पहला ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करेंगे डिफरेंट मेथड से। इसको हम इतना लेंथी ना करके शॉर्ट में भी कर सकते थे, समझते हैं जरा एक बार कैसे कर सकते थे इसको। ये मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, यहाँ चार्जेस रख लेते हैं हम, माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, 2 स्मॉल q, 2 कैपिटल Q। सेंटर पे पोटेंशियल 0 करना है। हम जानते हैं पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज पे डिपेंड करती है, साथ में डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला अगर देखें तो KQ/R ही तो होता है। अब K तो कांस्टेंट है, ये चार्ज पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। डिस्टेंस सबके लिए सेम है, चारों चार्जेस का डिस्टेंस सेंटर से जो है वो सेम है, सभी का R है। अब अगर इस फॉर्मूले में R को भी सेम कर दिया जाए तो V सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और V 0 होने का मतलब चार्ज 0 होना चाहिए, ये नेट चार्ज 0 होना चाहिए। नेट चार्ज 0 मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव होना चाहिए, या ओवरऑल चार्जेस 0 होना चाहिए। नेट चार्ज है कितना हमारा, -q माइनस स्मॉल q प्लस 2q और प्लस 2 कैपिटल Q। ठीक है, यानी कि कैपिटल Q प्लस स्मॉल q 0, यानी कि कैपिटल Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्मॉल q। क्या आंसर आ गया? तो ज्यादा लेंथी नहीं हुआ, ये शॉर्ट में काम हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन जो लेंथी है ये शॉर्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ही लेंथी है, बाकी है फॉर्मूला बेस्ड, है ना। क्या कह रहा है इसमें, एक तो टॉर्क पूछा है हमसे और एक पोटेंशियल एनर्जी पूछी है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, PE साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी भी हम जानते हैं -PE कॉस थीटा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है कि दो इक्वल चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू है कैपिटल Q, और उनके जोड़ने वाली जो लाइन है, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसके मिड पॉइंट पे चार्ज रखा है स्मॉल q। इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखते हैं, समझते हैं भाई। इक्विलिब्रियम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स। डायग्राम बना लेते हैं। ये दो चार्जेस कैपिटल Q और इनके ठीक बीच में रखा है स्मॉल q, है ना। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, कल तो नाम रख लेते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट और ये O पॉइंट। अब डिस्टेंस की बात करें तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर होना चाहिए भाई। ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ
ए, तो ये भी होना चाहिए ए। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। उन्होंने कहा इक्विलिब्रियम के लिए, तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं भाई। ए पोजीशन वाले चार्ज की बात करें तो इस पे ये बाकी दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे। ये ए की मैं बात करूं तो इस पे दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में आना जरूरी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आना जरूरी है, इसलिए इसलिए नेट फोर्स इस पे जीरो होनी चाहिए। और जीरो होने के लिए जो भी फोर्सेस लगेंगी उन्हें एक दूसरे को कैंसिल करना पड़ेगा। अब अगर ये दोनों फोर्सेस दो, अगर मैं मान लूं ये बीच वाला चार्ज पॉजिटिव है, एक बी पॉइंट पे जो रखा है तो है ही पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिपेल करेगा। बी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो इसकी फोर्स भी ऐसे हो जाएगी, फोर्स ड्यू टू ओ, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगी, तो कैंसिल तो करेंगी नहीं। और कैंसिल नहीं होंगी तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। अब कैंसिल कराना है तो ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए ऐसे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने का मतलब ये ओ पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव होना चाहिए। खैर उसकी बात नहीं करते, तो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं। नेट फोर्स जीरो का मतलब फोर्स ड्यू टू बी प्लस फोर्स ड्यू टू ओ मस्ट बी जीरो, ये तो नेट फोर्स है। अब यानी कि फोर्स ड्यू टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द फोर्स ड्यू टू ओ, हो गया अपने आप नेगेटिव। मैंने कॉन्सेप्चुअली भी आपको बता दिया नेगेटिव होना चाहिए और मैथमेटिकली भी सॉल्व होकर आ गया। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग। तो कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग ये के कैपिटल क्यू, बी की वजह से फोर्स लगेगी, इनटू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस है 2a, और यहाँ के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय ए का स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा 4a² और इधर बचा माइनस स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। ये हमारा आंसर है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2013 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम शायद पहले कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। डाइपोल दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट उसका p है ना, और वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल जीरो है। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इनके बीच का एंगल जीरो है। इसको 90 डिग्री रोटेट कराया, और 90 डिग्री रोटेट कराने में कितनी एनर्जी चाहिए? भाई एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो वर्क होगा इसको रोटेट करने में वही तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं, PE 1 - cos थीटा, है ना। रोटेशन कितने एंगल से हुआ, ये वाला एंगल मत ध्यान दीजिएगा, ये इनिशियल एंगल है, और फाइनल जो पोजीशन है उसमें एंगल हो जाता है 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री हम रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन 90 डिग्री का हुआ, इसलिए यहाँ जो एंगल लेंगे वो हम 90 डिग्री लेंगे। PE 1 - cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं जीरो होती है, तो 1 - 0 यानी कि वर्क डन हुआ PE, या हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी रोटेशन के लिए वो होगी PE। इस हिसाब से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी
नीट 2013 का क्वेश्चन है और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है लेवल वाइज, है ना। स्ट्रिंग प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग पे बेस्ड है। इसको समझने के लिए इसमें थोड़ी सी मैकेनिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैकेनिक्स में जैसे हम लॉज ऑफ मोशन में स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करते हैं उस टाइप से टेंशन वगैरह को इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले तो सिचुएशन समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो बॉल्स दी हुई हैं हमें, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है, उन्हें एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है ना। सेपरेशन दोनों के बीच में r है। अब सडनली क्या किया कि जो हाइट थी, जितनी हाइट से लटकाया था उसको आधा कर दिया, ठीक है, हाइट को हाफ कर दिया। तो अब बॉल्स के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा, देखिए समझते हैं। पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बॉल का बना के सिचुएशन समझ लेते हैं। ये मैंने सपोर्ट बना दिया, यहां से मैं एक बॉल आपको दिखा देता हूं। ये वर्टिकल लाइन और यहां से एक बॉल यूं लटकी हुई है। इस बॉल की बात करूं तो उसका मास m और चार्ज q है। तो नीचे इस पे वेट लगेगा mg। जो स्ट्रिंग है, धागा है, इसमें टेंशन डेवलप होगी t। ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा, है ना। तो ये वाला एंगल जो है बनेगा, ये भी थीटा होगा। और यहाँ टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा t sin थीटा। अब इधर दूसरी बॉल की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, रिपल्सन फोर्स Fe। तो सिचुएशन देखें तो x और y पे, x डायरेक्शन में या x एक्सिस पे ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये t sin थीटा को बैलेंस करेगी। तो t sin थीटा इज इक्वल टू Fe, एक इक्वेशन। y एक्सिस पे ये जो टेंशन का कॉस कंपोनेंट है ये वेट को बैलेंस करेगा। तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट मिलेगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। t से t कैंसिल आउट हो गया, हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्वेश्चन। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, या 2x का स्क्वायर ले सकते हैं। अगर मैं एक और डायग्राम बना के आपको समझाऊं, ये सपोर्ट, इस बार दोनों बॉल बना के समझाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। ये वर्टिकल लाइन, इधर एक बॉल और इधर एक बॉल। ये डिस्टेंस y, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, दोनों बॉल के बीच में एक तरफ का डिस्टेंस ये मैंने x मान लिया तो इधर भी x, तो टोटल डिस्टेंस 2x, इसलिए मैंने 2x किया है यहाँ पे। और परपेंडिकुलर थीटा के लिए हम हमें साफ दिखाई दे रहा है ये x जो है ये काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, और ये y ये बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन mg के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो
4x³ mg इज इक्वल टू kq² y। प्रोपोर्शनैलिटी से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो मैं सारी क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करके कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे करूँ। तो यहाँ ये जो रिलेशन मुझे मिला, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है x³ y पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ x³ इज प्रोपोर्शनल टू y। अब प्रोपोर्शनैलिटी से देखें, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3। अब y को हाफ कर दिया और x कितना हो गया ऐसा पूछा, तो साफ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये x डैश जो है वो हाफ की पावर या फिर हाफ की पावर 1/3 ऑफ y हो गया, है ना। अच्छा सॉरी, x हो गया, यानी कि नया वाला सेपरेशन क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है r डैश इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब रूट ऑफ r। ये फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोपोर्शनलिटी में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैं बताऊं आपको, अगर मैं कहूं आपसे कि F इज इक्वल टू m में एक्सीलरेशन डबल कर दिया, फोर्स कितनी हो जाएगी, भाई फोर्स भी डबल हो जाएगी। या मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी पे पावर 2 लगी हुई है, स्पीड पे पावर 2 लगी हुई है, तो इधर 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की 4 टाइम्स हो जाएगी। कुछ इसी तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी कि मेरे कहने का मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3, और जब मैं इसको 2 टाइम्स करूंगा तो ये 2 की पावर 1/3 टाइम, पावर भी इंक्लूड करनी पड़ती है। या मैं कहूं इसको x प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3 है और मैंने इसको हाफ कर दिया, तो इधर हाफ की पावर 1/3 हो जाएगा। यही मैंने यहाँ किया है। कहने का मतलब x डैश इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3 ऑफ x, या x डैश इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब रूट ऑफ x, या r डैश इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब रूट ऑफ r। आई होप समझ में आया होगा आपको। ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है भी, वैसे होनी नहीं चाहिए, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2013 का क्वेश्चन फिर से। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही हैं जो कि, और हमसे पोटेंशियल के रिगार्डिंग पूछा है। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी। कह रहे हैं कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, किस पे मिनिमम होगा, इस तरह से कुछ पूछा गया है। तो एक तो आप ये समझ लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये समझ लेते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में पैरेलल है, जैसे कि इस तरह का डायग्राम जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और अगर ये पैरेलल नहीं है, कुछ इस तरह से बनाई हुई है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। या इस तरह से बनाई हुई है, इसका मतलब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि अगर लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल हैं तो ही हम कह सकते हैं, ये नॉट पे ध्यान दीजिएगा आप, नॉट यूनिफॉर्म। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब फील्ड कम होता जा रहा है, फील्ड डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग नेचर का है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
इंक्रीजिंग नेचर का है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी थोड़ी सी। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि, बल्कि रट लीजिएगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always directed from higher potential to lower potential। जिन्हें ये बात पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए। एक प्रॉपर्टी 12th क्लास में आपको लिखाई जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate at positive charge and terminate at नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं। ऑब्वियस है कि पॉजिटिव पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और नेगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। पॉजिटिव पॉइंट का अगर मैं मान लूं 5 वोल्ट है तो +5 वोल्ट होगा, नेगेटिव का -5 वोल्ट होगा, या जो भी होगा नेगेटिव में होगा। तो +5 बड़ा है ना, इसलिए हम कहते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर डायरेक्टेड होती है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें हमें 3 पॉइंट्स दे दिए, पूछा है किस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो हमें दिख रहा है कि लाइन लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ इसके आगे कम होता चला जाएगा, तो यहाँ लो पोटेंशियल होगा। अब हाई पोटेंशियल कहाँ पे है, साफ दिखाई दे रहा है, बी पॉइंट पे हाईएस्ट है, सी पे उससे कम है और ए पे सबसे कम है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल बी पॉइंट पे है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ, AIPMT 2014 का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन E इज इक्वल टू -d/dr ऑफ V। अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, x के लिए -d/dx ऑफ V, y एक्सिस के लिए -d/dy ऑफ V, z एक्सिस के लिए -d/dz ऑफ V। 2 क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, इस पे रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसमें हमसे इस बार क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है हमें। तो फोर्स के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू QE, यानी कि अगर फोर्स चाहिए, चार्ज तो हमें दिया हुआ है, अगर फोर्स चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमें फोर्स मिलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। पहले एक्स एक्सिस पर निकालेंगे, -d/dx ऑफ V, यानी कि -d/dx ऑफ, इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x - 8xy -8y प्लस 6yz। अच्छा, डिफरेंशिएट करते हैं भाई। मैं डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, फॉर्मूला पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है, इससे करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये वाली टर्म, थर्ड टर्म जो है हमारी, ये इसमें x नहीं है, मतलब ये पूरी कांस्टेंट है। और फोर्थ टर्म में भी x नहीं है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, तो उसका तो 0 ही होने वाला है। बची पहली 2 टर्म, इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 और -8xy का -8y, नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -6 प्लस 8y। वैल्यूज x y z की हमें दी हुई हैं, 1 1 और 1, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो -6 प्लस 8 इंटू 1, यानी कि -6 प्लस 8 यानी कि 2 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा
एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, चाहे तो यहाँ आई कैप लगा सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। आगे चलते हैं भाई, वाई एक्सिस पे निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डी बाय डी वाई ऑफ वी, यानी कि माइनस डी बाय डी वाई ऑफ 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अच्छा, यहाँ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जिन क्वांटिटीज में, जिन टर्म्स में y नहीं है वो हमारी कांस्टेंट है। जैसे कि पहली टर्म में y नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। बाकी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे हम, सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया माइनस 8xy का डिफरेंशिएशन करें तो y इज वेरिएबल, 8x इज कांस्टेंट, तो 8x बच जाएगा माइनस 8x। यहाँ माइनस 8y में से माइनस 8 बच जाएगा और यहाँ 6yz में से 6z बच जाएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 8x प्लस 8 माइनस 6z। अब x और z की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 8 इंटू 1 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 1, यानी कि 8 प्लस 8 माइनस 6, यानी कि 16 माइनस 6, यानी कि 10 न्यूटन पर कूलम। और ये क्योंकि y एक्सिस पे है इसलिए आगे लिखेंगे j कैप। ऐसे ही z पे कैलकुलेट कर लेते हैं। E z इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी जेड ऑफ v माइनस डी बाय डी जेड ऑफ 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। यहाँ देखते हैं कौन सी क्वांटिटीज, कौन सी टर्म्स कांस्टेंट है। तो जिसमें z नहीं है वो कांस्टेंट है। पहली में z नहीं है, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। दूसरी में भी z नहीं है, इसका भी 0। तीसरी में भी z नहीं है, इसका भी 0। अच्छा, बची ये क्वांटिटी, उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो भैया ये हो गया हमारा 6yz में z इज वेरिएबल, 6y इज कांस्टेंट, तो 6y बचेगा। ये हो गया माइनस 6y। y की वैल्यू 1 तो माइनस 6 इंटू 1, यानी कि माइनस 6 न्यूटन पर कूलम। और ये z एक्सिस पे है इसलिए k कैप। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं E x i कैप प्लस E y j कैप प्लस E z k कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2i कैप प्लस 10 j कैप माइनस 6 k कैप। और मैग्नीट्यूड अगर निकालें, मैं फुल डिटेल में बता रहा हूँ क्वेश्चंस इसलिए बहुत लेंथी हो रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ई एक्स का स्क्वायर, ई वाई का स्क्वायर, ई जेड का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालते हुए साइन कंसिडर नहीं करते क्योंकि अगर नेगेटिव है भी तो वो स्क्वायर होकर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। 4 प्लस 100 प्लस 36, ये हो गया हमारा 140। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2√35। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस क्वेश्चन में, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू की वैल्यू 2 दी हुई है और ये 2√35, तो आंसर आ गया 4√35 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं। 4√35, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2014 या नीट 2014 का क्वेश्चन। इसमें हमें एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है जिसका रेडियस है कैपिटल R, उस पर चार्ज है Q। रेडियस कैपिटल R और चार्ज Q, ठीक है। सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ये हॉलो स्फीयर है जो कि यहाँ बताया नहीं गया है, ठीक है। हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं और सॉलिड स्फीयर के लिए डिफरेंट होते हैं। यहाँ हॉलो है
ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में मुझे सॉलिड वाले फॉर्मूले दिखाई दे नहीं रहे, इसलिए मैंने कह दिया ये हॉलो है। ठीक है, अच्छा, तो हॉलो स्फीयर की बात करें, पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूं कि हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। हॉलो स्फीयर के अंदर बात करें तो हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं पहले, शायद पहले ही बताया हो मैंने कि एट सेंटर, ठीक है, इनसाइड, एट सरफेस और आउटसाइड, चारों के लिए अलग अलग फॉर्मूले। तो यहाँ के कैपिटल क्यू बाय आर होता है, अंदर कहीं भी बल्कि के कैपिटल क्यू बाय आर होता है, सरफेस पे भी के कैपिटल क्यू बाय आर होता है, और आउटसाइड के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर होता है। यानी कि सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल। ग्राफिकली यहाँ मैं बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता, कैपिटल आर रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ग्राफ की फॉर्म में देख सकते हैं इसको, ग्राफ भी इसका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। इस तरह का ग्राफ इसका बनता है। ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल और इधर डिस्टेंस, ये ओरिजिन जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सरफेस, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल हो जाते हैं, ये कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, अंदर पे डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होता है, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो हमसे पूछा है सेंटर पे, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, जो पहले वाला फॉर्मूला है, इसी को, यही आंसर है। लेकिन इसमें के की फॉर्म में नहीं दिया, तो हम के को खोल के 1/4πε0 क्यू बाय आर ऐसे लिखेंगे, ये पोटेंशियल और ये फील्ड, दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? पोटेंशियल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन AIPMT 2014 का, इसमें कैपेसिटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, और कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई, ये ऊपर में डायग्राम दिखाया गया है इसका। इसमें ये हमें डायग्राम दिखाया गया है, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हुई है। तो कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। अब कितना डिक्रीज होगा ये डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो डिक्रीज भी ज्यादा होगा, और कम है तो कम डिक्रीज होगा। अच्छा, इन सारे ग्राफ को कंपेयर करें तो पहले वाले ग्राफ में तो फील्ड इन्होंने बढ़ा हुआ दिखाया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से। सेकंड वाले में एक में कम हो रहा है, एक में ज्यादा हो रहा है, एक में कम हो गया, एक में ज्यादा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाले ऑप्शन में दोनों में कम हो रहा है। पहले वाले में डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि पहले वाली स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, दूसरे वाली का ज्यादा है, लिखा हुआ है साफ साफ K1 लेस देन K2। क्योंकि K1 कम है तो फील्ड भी कम डिक्रीज हो रहा है, और दूसरे वाले में K2 ज्यादा है तो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चौथे वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, अब आंसर तो मिल गया लेकिन देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली उतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो होता है लेकिन खत्म कभी नहीं होता, जीरो कभी नहीं होता। ऐसा कंडक्टिंग स्लैब के अंदर होता है, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। तो ये पॉसिबल नहीं है।
डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, कंडक्टर के लिए पॉसिबल है। दिस ग्राफ फॉर कंडक्टिंग स्लैब, ये कंडक्टिंग स्लैब के लिए ठीक होता, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए ठीक नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2015 का है। नीट 2015 में 2 बार एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम कैंसिल हो गया था, ये उस एग्जाम का क्वेश्चन है, वो पेपर थोड़ा टफ था। चलिए समझते हैं इसमें। हमसे फिर ये कैपेसिटर पे क्वेश्चन पूछा गया है और कैपेसिटर में हमसे कहा गया है कि कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, इसको एक सेल से डिस्चार्जिंग की जा रही है, सेल से इसको कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल है V, EMF दिया हुआ है, EMF पोटेंशियल ही होता है, इसको बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद डिस्कनेक्ट करने के बाद, ध्यान रखिएगा, डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई जिसका कांस्टेंट हमें दिया हुआ है K। वो पूरी तरह कैपेसिटर को फिल कर देता है, भर देता है ना, पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद हमें पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। इसमें कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। व्हेन डाइइलेक्ट्रिक, नोट कर लीजिएगा इसको, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड in between plates of कैपेसिटर, तो क्या होता है। इसमें 2 केसेस बनते हैं, इसलिए मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया इसको। एक केस तो बनेगा व्हेन सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, और दूसरा केस इसमें बनता है व्हेन सप्लाई इज कनेक्टेड। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि सप्लाई से मेरा मतलब यहाँ बैटरी से है। सप्लाई मैंने लिखा तो सप्लाई का मतलब बैटरी से है। हमारे इस क्वेश्चन में बैटरी डिस्कनेक्टेड है, इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो भाई अब उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बात ध्यान देने वाली है, उस पर जरा फोकस करें। तो जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाती है तो क्या होता है, सप्लाई डिस्कनेक्ट करने पे चार्ज कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है, और सप्लाई कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा, नया कैपेसिटेंस पुराने वाले का K टाइम्स हो जाएगा। इसमें भी नया कैपेसिटेंस पुराने वाले का K टाइम्स हो जाएगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, 1/K टाइम्स हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ता। इसमें पोटेंशियल कम हो जाता है, 1/K टाइम्स हो जाता है, और एनर्जी, इसमें एनर्जी भी कम हो जाती है, U/K टाइम्स, पुराने वाले से K टाइम्स कम हो जाती है, 1/K टाइम्स हो जाती है। इसमें पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज इसमें चेंज हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज विड्रॉ कर लेता है कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, और एनर्जी इसमें इंक्रीज हो जाती है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये बातें ध्यान देने वाली है। चलिए अब देखते हैं जरा क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। डिस्कनेक्ट में मेन मैंने जो पॉइंट पे फोकस किया वो इसी पॉइंट पे फोकस किया कि चार्ज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और सेकंड ऑप्शन आपको दिख रही है साफ साफ कि चार्ज इज नॉट कंजर्व का है, नॉट कांस्टेंट का है। सप्लाई डिस्कनेक्टेड, चार्ज नॉट कंजर्व, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से नीट 2015 का
जो पहले वाला पेपर कैंसिल हो गया था उसका है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं इसको। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है किसी रीजन में, है ना, जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। और एक स्फीयर दिया है हमें जिसका रेडियस है a, उसके सेंटर पे चार्ज कितना है हमें ये बताना है। चलिए पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम गॉस थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये मैंने स्फीयर बना लिया। अब ये इसका सेंटर और ये इसका रेडियस a। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेरिएबल है और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड है। इस तरह से तो आपको डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके बीच का डिस्टेंस बदल रहा है। जैसे जैसे ये लाइंस बाहर निकल रही हैं इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। इसके लिए हमें एक इक्वेशन दे दी गई, E इज इक्वल टू ए आर, या E इज इक्वल टू ए आर। अब जैसे जैसे आर बदलेगा वैसे वैसे फील्ड बदलेगा। तो अब यहाँ अंदर कोई चार्ज है Q, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ कोई चार्ज है Q, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो गॉस थ्योरम से हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया भी होता है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है A इंटू आर, और एरिया है 4 पाई r²। फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे एट सरफेस r की वैल्यू a हो गई क्योंकि रेडियस तो a है। तो कैपिटल A इंटू स्मॉल a इंटू 4 पाई a² इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आगे सॉल्व कर लें। तो a इंटू 4 पाई स्मॉल a³ इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल A स्मॉल a का क्यूब। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें? पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन के बीच आ गया। करते हैं इसको। ये नीट 2015 के सेकंड वाले पेपर में आया था। चलिए रिलेशन में आपको कई बार बता चुका, चौथा या पांचवा क्वेश्चन है शायद उसी पे। E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर ऑफ V। एक्स वाई जेड पे अलग अलग निकालेंगे, पहले एक्स पे निकाल लेते हैं। माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ V, यानी कि माइनस डी बाय
dx ऑफ 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका, फिर बता दूं, एक बार रिकॉल करा देता हूं कि x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x इज द वेरिएबल और बाकी क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाएंगी। यानी कि जिस भी टर्म में x नहीं है वो कांस्टेंट है। जैसे यहाँ सेकंड टर्म में x नहीं है तो एक कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, और थर्ड टर्म में भी x नहीं है तो एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन भी 0। पहली टर्म का डिफरेंशिएशन करें तो x इज वेरिएबल, 6 और y कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 6y या -6y। क्वेश्चन में y की वैल्यू 1 दी हुई है, ये सेकंड वाली जो वैल्यू है y की वैल्यू है, यानी कि -6 इंटू 1 यानी कि -6 वोल्ट पर मीटर या -6 न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, आई कैप, क्योंकि ये x डायरेक्शन का फील्ड है। ऐसे ही y पे निकालेंगे और z पे निकालेंगे तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी वाई ऑफ v या माइनस डी बाय डी वाई ऑफ 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। इसमें तीनों टर्म वेरिएबल है, कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है, तो तीनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। माइनस यहाँ 6x, यहाँ -1 और यहाँ 2z बच जाएगा। x की वैल्यू 1 दी हुई है, z की वैल्यू 0, तो y एक्सिस पे फील्ड आ गया -6 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 0। ये हो गया हमारा -6 -1 और यानी के 5 यानी के -5 न्यूटन पर कूलम जे कैप, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे। ऐसे जेड पे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस डी बाय डी जेड ऑफ वी या माइनस डी बाय डी जेड ऑफ 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। इसमें z के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जिन क्वांटिटीज में z नहीं है वो कांस्टेंट हो जाएंगी। पहली वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, टर्म कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0। सेकंड वाली भी कांस्टेंट है, इसका भी 0। थर्ड वाली को हमें डिफरेंशिएट करना है। थर्ड टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं भाई, तो ये आएगा z इज कांस्टेंट 2y, सॉरी z इज वेरिएबल 2y कांस्टेंट, तो ये बचेगा 2y या -2y। y की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये आ गया हमारा -2 इंटू 1 यानी के -2 न्यूटन पर कूलम के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप प्लस Ez के कैप, और ये हो गया फर्स्ट टर्म आई थी हमारी 6, तो -6 आई कैप -5 जे कैप -2 के कैप, माइनस कॉमन ले लें तो 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर नीट 2015 का कैपेसिटर पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर दिया हुआ है, कैपेसिटेंस उसका C है, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D है, पोटेंशियल V है, और दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी फोर्स लगेगी ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर, जैसा कि आप जानते भी हैं कि दोनों प्लेट्स पे अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, एक पे प्लस Q और एक पे -Q, दोनों के बीच में सेपरेशन D होता है ना।
जब इन दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज है तो ऑब्वियस है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन मोशन नहीं होता, मूव नहीं कर पाती क्योंकि ये फिक्स्ड होती हैं, और इनके बीच में जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ क्यू ई। यहाँ क्यू चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो हमें इन क्वांटिटीज को चेंज करना पड़ेगा ऑप्शन से मैच कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं Q को लिख सकता हूँ CV और E को लिख सकता हूँ V/D। तो ये हो गया CV² by 2D। D ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2016 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फिर से स्ट्रिंग प्रॉब्लम एक बार पूछी गई और ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। पहले सिचुएशन समझते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सपोर्ट से दो स्ट्रिंग लटकाई हुई है, दो मासलेस स्ट्रिंग लटकाई हुई है जिनकी लेंथ L दी हुई है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन D है। दोनों बॉल्स जो स्फेयर या बॉल जो लटकाई हैं उनके बीच का डिस्टेंस D है। दोनों में से चार्ज लीक होने लगा। लीक होने लगा मतलब टाइम के साथ चार्ज कम होता जा रहा है। चार्ज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो उनके बीच में लग रही थी वो भी कम होने लगेगी, है ना। तो वो दोनों बॉल एक दूसरे के नजदीक आएंगी, नजदीक आएंगी तो मोशन होगा, और मोशन होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगी, ये रिलेशन हमें बताना है। तो पहले सिचुएशन के लिए डायग्राम बना लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये रिजिड सपोर्ट से मैंने दो बॉल लटका लेता हूँ। पहले तो ये रिजिड सपोर्ट बना लिया, ये वर्टिकल लाइन, फिर से वही सिचुएशन रिपीट होगी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। ये यहाँ से बॉल हैंग कर रही है, ये बॉल है, इस पे मास m और चार्ज q ले लेते हैं। यहाँ एंगल थीटा, ये y, ये सेपरेशन में इस बार x मान लेता हूँ जैसे पहले माना था। ये टेंशन T, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, ये एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा ही होगा। ऊपर इसका कंपोनेंट T cos थीटा, अंदर की तरफ T sin थीटा, इधर नीचे वेट लगेगा mg, और इधर इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। फिर से वही दो इक्वेशन बनेगी x डायरेक्शन में। ये जो T sin थीटा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा, तो T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, पहली इक्वेशन। और y डायरेक्शन में ये T cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा, तो दूसरी इक्वेशन T cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ जैसे मैंने पहले किया था। ये रिलेशन आप याद ही कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इनका फ्री बॉडी डायग्राम, तो फर्स्ट बाय सेकंड यानी कि T sin थीटा अपॉन T cos थीटा, इधर Fe अपॉन mg। Fe इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, T से T कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन बनी tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, या 1 अपॉन mg इंटू Fe, और Fe को लिख सकता हूँ KQ² बाय x²। हालांकि 2x होना चाहिए लेकिन मैं प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में कर रहा हूँ तो x भी ले सकते हैं, ठीक है। और tan थीटा को हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और डायग्राम में परपेंडिकुलर का काम x कर रहा है और बेस का काम y कर रहा है, तो KQ² अपॉन mg(x²). अच्छा, अब रिलेशन जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि mg(x³ इज इक्वल टू KQ²y², या x³ सॉरी y² नहीं है y है, x³ इज प्रोपोर्शनल टू Q²। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था पर एक बार आपका रिवीजन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² इंटू dx बाय dt, और इधर 2q इंटू dq बाय dt। ये रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ लीकेज
ऑफ चार्ज है जो कि क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया गया है, के मान सकता हूं मैं इसको। अच्छा, तो यहां से q की वैल्यू, और ये dx बाय dt आप जानते हैं 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये वेलोसिटी होती है। तो हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वी इज प्रोपोर्शनल टू q, या फिर v इज प्रोपोर्शनल टू q अपॉन एक्स क्यूब। और ये जो इक्वेशन बीच में बनी थी, यहाँ से मैं q की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, या क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2। ये वाली जो वैल्यू है, ये मैं यहाँ क्यू की जगह इस्तेमाल करूंगा। तो v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 अपॉन एक्स की पावर 3, सॉरी 2, यहाँ 2 था ना, मिस्टेक हो गई। तो v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 माइनस 2, या v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2। अब यही हमारा आंसर है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ। इसमें हमसे पूछ रहे हैं परसेंटेज की फॉर्म में कितना एनर्जी लॉस होगा। एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का दिया है ना, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, 20 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद जैसे ही हम स्विच की पोजीशन टर्न करेंगे तो ये पहले वाला कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड, या लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब C1 C2 तो आपको समझ में ही आ रहा है, और V1 V2 वो वोल्टेज है जिससे हमने इन कैपेसिटर्स को चार्ज किया। तो डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है कि C2 को तो हम चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, कोई वोल्टेज नहीं है, C1 को चार्ज कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू तो V है और इसकी वैल्यू 0 है। तो देखते हैं कितना लॉस होगा। ये 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10⁻⁻6, या माइक्रोफेरेड को छोड़ो, बस वैल्यू कंसिडर कर लें तो भी आ जाएगा। और दूसरे वाला 8 का, ये 2 प्लस 10 और ये V²। तो ये हो गया हमारा, सॉरी 2 प्लस 8, तो ये हो गया ऊपर 16, नीचे 2 इंटू 10 V², यानी के 0.8 V², इतना लॉस होगा। और पहले एनर्जी थी कितनी हमारे पास, इनिशियल एनर्जी पहले वाले कैपेसिटर को जब चार्ज कर रहे थे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, वही एनर्जी लॉस होगा। उसी की कुछ पार्ट लॉस हो जाएगा, कुछ पार्ट बच जाएगा, और बचा हुआ पार्ट दोनों कैपेसिटर आपस में बांट लेंगे। तो इनिशियल एनर्जी जो हमारे पास थी वो थी हाफ CV², यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू V²। मैं यूनिट्स कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में निकालना है, रिलेशन निकालना है, सिर्फ परसेंटेज में निकालना है। तो ये V², पहले V² था, 0.8 V² लॉस हो गया, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है भाई 80% लॉस हो गया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2016 का आया हुआ। इस क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई हैं, और अलग अलग तरीके की 4 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाली हैं। तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, डायग्राम में दोबारा बनाता हूँ ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिल सके। इसको रोटेट करके समझते हैं।
ये हमारा कैपेसिटर है। इसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हुई है। कितने आधे पार्ट में K4 भर दिया, और ये जो राइट साइड वाला पार्ट है इसके 3 पार्ट किए गए, और तीनों में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक, इधर K1, इधर K2 और इधर K3। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D, प्लेट्स का एरिया A। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि आप इसको ना पार्ट्स में ब्रेक कर लिया करो। 4 डाइलेक्ट्रिक हैं तो 4 कैपेसिटर हम इसके तोड़ के स्टडी करेंगे। इसी को हम डायग्राम को दोबारा बनाएं तो ये एक कैपेसिटर, और फिर थोड़ा छोटा बना देते हैं, इसका डायग्राम बनाया सिंपल सा, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये इसमें K4 है, इसमें K1, इसमें K2 और इसमें K3। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। यहाँ में दिख रहा है कि कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया बढ़ाने पे बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ाने पे घटेगा। तो इसमें K4 वाले में हमने एरिया में तो कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन डिस्टेंस आधा कर दिया, ये डिस्टेंस आधा कर दिया कैपेसिटर का, ये D/2 हो गया। अब ये डिस्टेंस आधा कर दिया, डिस्टेंस आधा कर दिया तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसका कैपेसिटेंस अगर पहले C था तो अब 2C हो जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो K4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये इसका नया कैपेसिटेंस। इसमें एरिया तो 1/3 हो गया भाई, 3 हिस्से कर दिए तो एरिया एक का 1/3 हो गया। अब एरिया 1/3 तो कैपेसिटेंस भी 1/3, एरिया 1/3 कर दिया तो कैपेसिटेंस भी 1/3 हो गया, और डिस्टेंस आधा कर दिया तो डबल हो गया। भाई एक साथ अगर मैं लिखूं तो ये 1/3 कर दिया और इसको हाफ कर दिया, तो ये एरिया 1/3 करने की वजह से 1/3, और डिस्टेंस हाफ करने की वजह से 2 टाइम्स, तो टोटल 2/3 टाइम्स हो गया। यानी कि पहले अगर सी था तो अब कैपेसिटेंस 2/3C हो गया। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 की मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही सेम कहानी इसके साथ हो गई, तो 2/3C K2, और तीसरे वाले की 2/3C K3। अब ये जो 1, 2 और 3 हैं ये तीनों आपस में पैरेलल में है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है, और ये चौथे वाला इनके साथ सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट अगर निकालें तो इसका एक और डायग्राम बनाया जाए, ये इन तीनों का इक्विवेलेंट। तो इधर आएगा हमारा, इनको तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है कैपेसिटेंस, आप जानते हैं। तो 2/3C, और जोड़ने के बाद ये K1 प्लस K2 प्लस K3, और इसका हो गया है ना 2C × K4। अब ये सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट इनका जो आएगा 1/C इक्विवेलेंट, वो होगा 1/2C K4 प्लस 1/2C/3 K1 प्लस K2 प्लस K3। 3 को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ इक्विवेलेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ K इक्विवेलेंट इंटू C, 1/2C × K4, और ये 3/2C ब्रैकेट में K1 प्लस K2 प्लस K3। C से C कैंसिल आउट हो गया, कॉमन लेके उड़ा दिया, तो
ये आया हमारा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू आ गया, गलती से प्लस है, 1/2k4 प्लस 3/2 ब्रैकेट में k1 प्लस k2 प्लस k3। 2 कॉमन लेके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये ऊपर आ जाएगा और ये टर्म बन जाएगी 3/k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कहता है ये क्वेश्चन। 2016 का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री के एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, और टॉर्क उस पर लग रहा है। ऑब्वियस है, जब भी किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क की वैल्यू प्रोवाइडेड है। अच्छा, डाइपोल की लेंथ भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फिर पूछा क्या, हमसे पूछा चार्ज, चार्ज कितना होगा डाइपोल पे। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या यहाँ एंगल 30 है तो पी ई साइन 30 डिग्री। अब चार्ज ये होता है लेंथ ऑफ डाइपोल 2l, लेंथ को 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये अगर मेरा डाइपोल है तो लेंथ जो नापी जाती है वो सेंटर से नापी जाती है, ये सेंटर O, एक तरफ की लेंथ L, दूसरी तरफ की L, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल लेंथ 2l। ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें कि सर L क्यों नहीं ली, 2l क्यों ली। तो हम सेंटर से नापते हैं, तो सेंटर से एक तरफ की L और दूसरी तरफ की भी L, तो टोटल लेंथ 2l। साइन 30 की वैल्यू 1/2। टॉर्क हमें दिया हुआ है 4, चार्ज हमें निकालना है, लेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻², ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्यू की वैल्यू आ गई, हाँ 2 सेंटीमीटर। आई थिंक कोई मिस्टेक तो नहीं करी मैंने। 2 इंटू 10⁵, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना भूल गया, दोबारा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1/2, टॉर्क दिया हुआ है 4, चार्ज हमें निकालना है, ये 2 इंटू 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵, और साइन 30 1/2। ये हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 इंटू 10⁻3। अच्छा, तो क्यू की वैल्यू 4/2 इंटू 10⁻3, या फिर 2 इंटू 10⁻³ कुलाम, जिसको हम 2 मिली कुलाम भी लिख सकते हैं, और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 4 डायग्राम दिए हैं, और चारों डायग्राम में हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दिए हैं, सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। ये जो 20 और 40 लिखा हुआ है ना, ये कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, पता चल जाएगा इससे। जैसे कि 4 लाइनें बनी हुई हैं, तो सेकंड वाली पे 20 लिखा हुआ है, फोर्थ वाली पे 40 लिखा हुआ है, तो बीच में हम वैल्यू एज्यूम करें तो 30 होगी, और इधर 10 होगी, ये 10 वोल्ट, और ये बीच वाली 30 वोल्ट, सभी में ऐसा है। तो हमें दिख रहा है कि जितने भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अच्छा, तो एक चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो चारों सिचुएशन में किस में वर्क ज्यादा होगा किस में कम होगा, ये पूछा गया है। तो वर्क तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वर्क डन पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ,
वर्क डन जो होता है ना वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ चार्ज भी सेम है, वही एक चार्ज मूव करा रहे हैं, और सारे केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। तो वर्क डन इज सेम इन ऑल फोर केसेस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन, इसमें प्रोटॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और इसमें मजेदार बात की जो हो नहीं सकती, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअली में तो चार्ज इक्वल होता है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और नेट चार्ज जीरो हो जाता है एटम पे, एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो माइनस ई और प्रोटॉन पे प्लस ई की बजाय ई प्लस डेल्टा ई हो, तो फोर्स कितनी लगेगी। ऑब्वियस है, अभी क्या होता है ना कि अगर हमारे पास कोई एटम है वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल? क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे प्रोटॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज इस पे उतना इस पे, नेट चार्ज जीरो, तो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं न्यूट्रल नहीं होगा इस बार। क्यों? ये कह रहे हैं कि इस पे तो हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, और न्यूक्लियस में हम ले रहे हैं ई प्लस डेल्टा ई, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये चार्ज बच जाएगा। अब क्योंकि कुछ चार्ज बच जाएगा, तो दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे पे फोर्स भी लगाएंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं रहे। ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, अब ये न्यूट्रल नहीं है, इनके ऊपर कुछ नेट चार्ज है, इसके ऊपर भी डेल्टा ई चार्ज है और इसके ऊपर भी डेल्टा ई चार्ज है, तो अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे, है ना, उसके रिगार्डिंग कूलाम लॉ की हेल्प लेके हमें डेल्टा ई की वैल्यू बतानी है। अगर सिचुएशन में कहा गया अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो डेल्टा ई की वैल्यू बताइए किस ऑर्डर का होगा डेल्टा ई। तो भाई इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। और कूलाम लॉ से हम इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं कि क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जी एम ई एम पी, या यहाँ तो एम स्क्वायर ले, दोनों एटम्स दिए हुए हैं, अपॉन डी स्क्वायर। तो हमें यहाँ देखें डी डिस्टेंस तो सेम है, कैंसिल आउट हो गया। अब क्यू की जगह डेल्टा ई है, डेल्टा ई स्क्वायर, और ये जी, ये एम स्क्वायर। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी भाई? डेल्टा ई स्क्वायर हो जाएगा जी एम स्क्वायर ओवर के। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.67 इंटू 10⁻27, फिर इसका स्क्वायर, और के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन, डेल्टा की वैल्यू 10⁻37 के ऑर्डर की आ जाएगी। ये आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 का। कैपेसिटर है, चार्ज कर दिया बैटरी से, बैटरी हटा ली गई, दूसरे कैपेसिटर से उसको कनेक्ट कर दिया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो सिस्टम की रिजल्टिंग एनर्जी कितनी होगी, कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। तो देखते हैं, समझते हैं जरा इसको। पहले अकेला था, इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इसने चार्जिंग कर ली और कुछ एनर्जी स्टोर कर ली, वो एनर्जी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर। अब बैटरी हटा दी गई और इसको इसके जैसे ही एक और कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर दिया गया, ये भी सी और ये भी सी, बस एक को चार्ज किया है और एक को चार्ज नहीं किया है, तो एनर्जी का लॉस होगा। अब एनर्जी का लॉस कितना होगा, वो फॉर्मूला मैंने बताया था, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2
V1 माइनस V2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, कितना लॉस हुआ भाई, हाफ सी स्क्वायर अपॉन 2c और इधर v स्क्वायर। तो ये c से तो c कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास बचा 1/4 CV स्क्वायर। या समझदारी से लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ हाफ CV स्क्वायर। तो ये ओरिजिनल एनर्जी है या इनिशियल एनर्जी है, तो इनिशियल एनर्जी का हाफ पार्ट लॉस हो रहा है, यानी कि 50% पार्ट लॉस हो रहा है ना। 50% एनर्जी इज लॉस्ट। तो हम कह सकते हैं एनर्जी डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट फिनिश हो गया। नीट के जितने भी अब तक के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बने हुए क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको करा चुका हूँ। 2018-19 के रह गए, वो मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना। बहरहाल फ्रॉम 1988 से लेकर के 2017 तक के नीट के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज खत्म हो गई, 3 वीडियो में हमने इसको फिनिश किया। अब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।